किसानों के मामले में सबसे ज्यादा अल्पज्ञानी मुख्यमंत्री मोदी हैं। सर, आप किसान नेता हैं तो किसान की सबसे बड़ी क्या समस्या से जूझ रहे हैं? पहले उन्होंने 31 रुपए क्विंटल का वादा 2023 के चुनाव में किया। फिर उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर धान पर देंगे। कल जाके उन्होंने ये कहा कि अब धान पे हम भावांतर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यदीप और आप देख रहे हैं फोकस लाइन 24। हम सबके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किसान नेता राहुल राज सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप इतनी दूर से केवल इस पॉडकास्ट के लिए आए और मैं आपके इस चैनल को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये बहुत आगे जाए और आप जैसे युवा जो कार्यता में आगे आ रहे हैं उनके लिए वाकई में एक प्रेरणा है। सर, आप किसान नेता हैं तो किसान की सबसे बड़ी क्या समस्या से जूझ रहे हैं आपकी नज़र में? क्या देखिए, वर्तमान में तो अगर अपन बात करें, जैसे आप सिंगरौली से हैं, वहाँ शायद मूंग की खेती नहीं होती होगी, ग्रीष्मकालीन मूंग की, लेकिन जो हमारा ये बेल्ट है मध्य भारत में, जो नर्मदापुरम हो गया है, होशंगाबाद की जगह हरदा का जो बेल्ट है, यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंग बड़ी तादाद में बोई जाती है, बड़ा रकबा है। और पिछले वर्ष भी सरकार ने कहा कि साहब मूंग में जहर है, मूंग नहीं खरीदी जाएगी। फिर आंदोलन हुआ, किसानों ने आंदोलन किया कांग्रेस के साथ मिलकर। कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़ के आंदोलन किया। जीतू पटवारी हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी किसान नेता है, तो उन्होंने जब मांग उठाई तो सरकार से बैकफुट पे गई और मूंग खरीदी। इस वर्ष सरकार ने मूंग खरीदी का जो कोटा है उसे घटा दिया है। महज 25% मूंग ही जो है वो खरीदी जाए। कुल उपज का 25% खरीदने में किसानों को व्यापक रूप से नुकसान हो रहा है और इस कारण से जो व्यापारी है उन्होंने दाम गिरा दिए हैं और किसान पौने पौने दाम पे बेचने को मजबूर है। ये एक तात्कालिक समस्या है। वैसे अगर मोटे तौर पे बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार कहती है कि ये कृषि कल्याण वर्ष है, इस वर्ष में सरकार किसानों को सब कुछ दे देगी। मगर सच्चाई ये है कि कृषि कल्याण वर्ष की शुरुआत में सरकार ने जो बोनस का वादा था 27 रुपए क्विंटल गेहूं का, उसको घटा के 175 से 40 रुपए कर दिया। कल ही मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि अब हम जो है धान पे भावांतर लागू करें। पहले उन्होंने 31 रुपए क्विंटल का वादा 2023 के चुनाव में किया था। फिर उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर धान पर देंगे। कल जाके उन्होंने ये कहा कि अब धान पे हम भावांतर देंगे। भावांतर का अर्थ ये होता है कि तात्कालिक एमएसपी में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी, वो भी मॉडल रेट। मॉडल रेट में जब सोयाबीन में भावांतर दिया गया बीते वर्ष, तो 2750 रुपए में जिस किसान ने अपना सोयाबीन बेचा और उस दिन मॉडल रेट 4000 रुपए था, तो उसको 4850 और 4000 के बीच का डिफरेंस तो मिला, यानी 850 रुपए। लेकिन जो उसका मूल डिफरेंस था उसमें उसकी मूल पूंजी चली गई। यही हाल अब धान में होगा। तो धान में 31 रुपए क्विंटल का जो वादा था वो तो वहीं के वहीं रह गया। केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, राज्य सरकार अपना बोनस घटा रही है, लेकिन जिस दिन वादा हुआ था उस दिन ना तो धान की वो एमएसपी थी, ना गेहूं की वो एमएसपी थी जो आज है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है खाद का। हिंदुस्तान खाद में आत्मनिर्भर नहीं है। अधिकतर खाद हम बाहर से मंगाते हैं। जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है जिसके चलते खाद का संकट आना था, सरकार को पता था। आज भी यूरिया हमारी फैक्ट्रीज हैं, एनएफएल की है, चंबल फर्टिलाइजर्स की है, इफ्को है, क्रिप्को है, इसके बावजूद भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। डीएपी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, उसके कंपोनेंट मंगाने पड़ते हैं। आज एनपीके का रेट 2400 से 2500 रुपए है। डीएपी मार्केट में मिल नहीं रहा है। किसान महंगी खाद लेने को मजबूर है। सरकार के लिए टोकन सिस्टम लाएंगे, किसान परेशान हो रहा है। गन्ना का किसान, कपास का किसान, सोयाबीन का किसान, मक्का का किसान, केला का किसान। केला में तो और बड़ा रोचक विषय ये है कि बगल में महाराष्ट्र में जो है केला उत्पादक किसान को फसल बीमा मिलता है। मध्य प्रदेश में कोई फसल बीमा नहीं है, जबकि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। किसानों के मामले में सबसे ज्यादा अल्पज्ञानी मुख्यमंत्री मोदी हैं। ऐसे कारण में, और हमारा जो इंदल सिंह कंसाना है कृषि मंत्री, वो तो कभी दिखते ही नहीं है। शिवराज सिंह जी केंद्र में रहते हैं, बात सारी करते हैं, लेकिन इनकी नोरा किश्ती में किसान पिस रहा है। तो कुल मिला के किसान को ना फसल का वाजिब दाम मिल रहा है। एमएसपी गारंटी कानून पे सरकार मौन है। अभी फिर से जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है जिसमें सरकार ने बहुत व्यापक रूप से छलने का कार्य किया। उन्होंने कहा मक्का नहीं आएगी, लेकिन मक्का का इथेनॉल बनने के बाद जो चारा आता है पोल्ट्री फार्म को वो आएगा। सोयाबीन नहीं आएगा, लेकिन उसकी खली आएगी। तो उसके विरोध में किसान संगठन नामबंद हो रहा है। तो किसान के जेब का पैसा कैसे छीना जाए, राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था ये है। किसान की जेब में पैसा कैसे जाए इसकी चिंता नहीं है। 2-2 साल से राज्य सरकार ने अपनी अंश पूंजी जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में देते हैं वो नहीं दी। युवा कहते हैं कि डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है, तो आपका इस पे क्या चर्चा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की औसत दर है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बीते दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ हमने एक पत्रकार वार्ता की और उसमें बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन बना के हमने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भयावह स्थिति बताई। आपको आश्चर्य होगा
में अभी वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, उसमें 12,000 इंजीनियरों ने आवेदन किया, 24 पीएचडी थे। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहलाने लगे। सरकार ने उनसे कहा कि ये तो रोजगार के आकांक्षी, बेरोजगार शब्द हटा दिया और जो पोर्टल है उससे डेटा गायब कर रही है। हमने रियल टाइम स्क्रीनशॉट से ये साबित किया था कि सरकार ने दिसंबर से लेके जनवरी तक एक हफ्ते में 12 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में 40,000 युवाओं का डेटा गायब कर दिया। आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 33 लाख युवाओं का पंजीयन हुआ। आपका विधानसभा कहता है कि 25 लाख बेरोजगार हैं। 7 से 8 लाख का डिफरेंस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डेटा में है। इसके बाद आप रियल टाइम में आज जब हम बात कर रहे हैं तो 17 लाख के करीब युवा बेरोजगार पोर्टल पे दिखा रहे हैं। मतलब जो है कि जनवरी से लेके अभी 6 महीनों में लगभग आप मान के चलो 17 लाख और 25 लाख में 8 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया। कहाँ मिला? सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि 32 लाख करोड़ के निवेश आना था, 6 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा है, रोजगार शून्य है। 25 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है, विधानसभा का आंकड़ा कहता है। सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के युवा बेरोजगार है। 87-13 में एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया है। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पेपर में स्कैम हो रहा है। पटवारी घोटाले की आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। लगातार मांग हो रही है कि साहब कैलेंडर दिया जाए, एक बार कैलेंडर आ जाए उसके आपसे परीक्षा है। 3-3 साल में रिजल्ट आ रहे हैं। बेरोजगारी के मामले में सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरी हम 31 दिसंबर 2025 तक देंगे। दी क्या? उन्होंने कहा 2.5 लाख नौकरी हम 5 साल में दे देंगे। सरकार बीजेपी की लगातार मध्य प्रदेश में है। 2016 से लेकर 2026 तक कुल विज्ञप्ति 49,000 है, 59,000 ही नौकरी इन्होंने विज्ञप्ति निकाली है, नौकरी के पद भरे हैं 16 से आज 2026 तक। और ये बात करते हैं कि हम 1 लाख नौकरी दे देंगे। और स्थिति ये है कि जो 12,75,000 के लगभग के पद स्वीकृत हैं उसमें से 7.5 लाख पद ही भरे हुए हैं। 4 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हर 10 में से 4 कुर्सी खाली है। इसके बाद भी सरकार में मोहन यादव जी ये कहते हैं कि रोजगार आएगा। एक दिन उन्होंने भाषण दिया भोजपुर में, रायसेन जिले के, कहते हैं कि रोजगार की गंगोत्री बह रही है। अब वो गंगोत्री कहाँ बह रही है? शायद उनके परिवार में बह रही है, जिससे उनकी जमीन जो है हर साल दुगनी तिगनी होती जाए। सर अभी एग्जाम के बारे में अभी चर्चा हुआ, एग्जाम वगैरह फॉर्म वगैरह भरते हैं तो पेपर वगैरह लीक हो जा रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल नीट पेपर का लीक हुआ। देखिए नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, उससे पहले बिहार में पेपर लीक हो गया, उससे पहले राजस्थान में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कोई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं। कोई भी कानून, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है। भाई पेपर लीक कैसे हो रहा है? संस्था आपकी सरकारी कानून बना रही है, सरकारी पेपर करा रही है, सरकार की खुद की प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है, लीक कैसे हो रहा है? दोषी कौन है? कोई नहीं, सब भाजपा के नेता है। हर भाजपा ही पेपर लीक में जुड़ा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पेपर लीक के सारे दोषी भाजपा ही हैं। ये कैसे संयोग हो रहा है? संघ और भाजपा के लोग हर संस्था में बैठे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, सारे दफ्तरों में बैठे हैं और सारी कार्रवाई उनके हाथ में, वही पेपर लीक कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति आज भी, जिस समय हम आज बात कर रहे हैं, आज 3 जुलाई 2026 है, आज भी वो व्यक्ति अपने पद पे बना हुआ है, जबकि पेपर लीक उसके कार्यकाल में हुआ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, रेल का एक्सीडेंट हो जाए रेल मंत्री रील बना रहा है। कैसी सरकार चल रही है? युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में आज बच्चे के माता पिता जो पालक है, मेरा भी 5 साल का बेटा, हमें पता है कि 5 साल के बच्चे की फीस आज क्या है। माँ बाप बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कोचिंग भेज दो उसको, कोचिंग का खर्चा ले रहा है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की एक महिला रो के कह रही थी कि 3 लाख रुपए केसीसी पे लोन लेके मेरी बेटी को नीट की तैयारी कराई, तो उसने आत्महत्या। एक पिता रो के बार बार कह रहा था कि साहब कर्ज लिया, सब लिया, बेटी भी चली गई। उन माता पिता के आंसू आज भी बह रहे हैं, कोई जवाब नहीं सरकार। राहुल गांधी कोटा जाते हैं कि पीड़ा सुनते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार मौन बनाती है। युवा 2 सवाल पूछ रहा है, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 32 लाख करोड़ के निवेश का क्या हुआ? शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग का पैसा दे माँ बाप, स्कूल की मोटी फीस दे, कोई रेगुलेशन नहीं। इसके तरफ कांग्रेस की बात जो जीतू पटवारी जी ने कही, उन्होंने कहा कि समान शिक्षा अधिकार होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड होना चाहिए, केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। ये वो बातें जिसपे सरकार को चिंता करनी चाहिए। पालक का बोझ कम करो ना। आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके कंधे का बोझ, समान शिक्षा का अधिकार, समान स्वास्थ्य का अधिकार दोगे तो माँ बाप के कंधों पे से कम कुछ बोझ तो कम होगा। सरकार को चिंता ही नहीं है। स्कूल के बोर्ड अलग है, सीबीएसई अलग है, एमपी बोर्ड अलग है, आईसीएसई अलग है, नेशनल बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड अलग है। लाखों करोड़ों की फीस हो रही है, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख। इसी भोपाल में 28 लाख प्रति साल का स्कूल खुल गया। कोई शू बेरीज करके है, एक व्यापारी ने खोला, वहां से पढ़ेगा गरीब का बच्चा। राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उसमें गरीब के बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने का अधिकार था, उसको भी थदा लगा दिया इन लोगों ने। पिछले दरवाजे से जैसे एनआरआई कोटे में बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं, उसमें एडमिशन कर लेते हैं। ये व्यापक स्थिति है और आज मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का हर माता पिता इस बात से चिंतित है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दूं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ये है, 7,500 स्कूल मध्य प्रदेश के ऐसे बच्चियों के लिए शौचालय नहीं, 10,000 ऐसे बच्चे स्कूल हैं जिनमें लड़कों के लिए शौचालय नहीं, 29,000 के लगभग स्कूल मर्ज कर दिए हैं, 40,000 के लगभग स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर चुके हैं, तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, 11,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2 शिक्षक, 8,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 1 शिक्षक है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े सरकार के हैं विधानसभा में। लेकिन इसके बाद भी सरकार को चिंता गाँव के भविष्य की नहीं है।
सरकार को चिंता ये है कि कर्ज लो और विदेश घूमने जाओ और फिर दावोस से आओ और कहो कि कुछ नया लाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जो अभी आरोप लगे हैं जमीन घोटाला पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि विकास की गंगा, जो मैंने भोजपुर में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार की गंगोत्री बहे, तो वो गंगोत्री उनके घर में बह रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस समय मंत्री थे, उनके परिवार की जो भूमि है, संपत्ति है, अचल संपत्ति, वो दुगनी, जब वो मुख्यमंत्री बनते तो फिर से दुगनी हो गई। ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हो? शिवराज सिंह कहते हैं कि किसान की आय 8 गुना हो गई। असल में वो किसान की बात नहीं कर रहे, वो मोहन यादव जैसे भूमाफिया की बात कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो फर्जी किसान बनते हैं और इनकी 8 गुना आय हो रही, इसलिए किसान की तो 8 गुना लागत बढ़ गई। मोहन यादव के परिवार में एक भतीजे, उनके पास 108 एकड़ जमीन है, उनकी बीवी के पास जमीन है, उनकी बीवी बहन के पास जमीन है, बीवी के भाई के पास जमीन है, उनके बेटे के पास जमीन है, उनके बेटे की पत्नी के पास जमीन है, सबके पास जमीनें आती जा रही, प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं। 10 प्लॉट थे 2021 में, आज उनके पास 68 प्लॉट हो गए। ये ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? इतनी कितनी तनख्वाह है मुख्यमंत्री की? वो कहते हैं कि साहब हमारे पास तो व्यवसाय है, हमारा तो प्रॉपर्टी का बिजनेस था। तो प्रॉपर्टी के तो बहुत सारे ब्रोकर भोपाल में है, इंदौर में, उज्जैन में है, उनकी तो आमदनी ऐसी नहीं बढ़ रही। ये कौन सा ऐसा धंधा कर रहे हैं? कहां से पैसा आ रहा है? और इनको क्या सपना आता है? एक चीज होती है, लाभ के पद की बात होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। जब चुनाव का फॉर्म भरते हैं तब भी हमको ये बताना पड़ता है कि कोई ऐसे शासकीय लाभ मैं तो नहीं ले रहा हूं जिससे सरकार के मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। मोहन यादव की जहां जमीन है वहीं मास्टर प्लान जा रहा है 2035 का। मोहन यादव जहां जमीन खरीद रहे हैं वहीं से रोड जा रही है, वहीं से पुल पुलिया सड़क बन रहा है। पूरा डेवलपमेंट सिंगस का कहां होगा किसको पता है? मोहन यादव। प्रदेश के मुखिया को सबसे पहले पता होता है कि विकास का होगा। विकास वहीं हो रहा है जहां इनकी जमीन थी या इनकी जमीन आप खरीद रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहरहाल वो तो कुछ सामने ही नहीं आया, अभी भी पूछ रहे हैं हम तो ऐसा क्या छुपा रहे हैं मोहन यादव जी? उनकी चुप्पी में, उनकी मौन में ऐसा कौन सा सच छुपा है जनता को नहीं बता रहे? उनके प्रवक्ता सामने आ रहे हैं, उनके मंत्री सामने आ रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, वो नहीं बोल रहे। कैसे बोलेंगे? जब चोर कोई चोरी कर लेता है तो वो शांत बैठ जाता है। और अगर हम तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि हम उन्हें चोर कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, तो वो सामने आए, जवाब दें। जो जवाब जीतू पटवारी मांग रहे हैं, जो जवाब उमंग सिंगार मांग रहे हैं, जो जवाब प्रवीण पाठक ने कल दिल्ली में मांगा, जो जवाब हरीश चौधरी मांग रहे हैं, जो पवन खेड़ा मांग रहे हैं, जो जयराम रमेश मांग रहे हैं, दो ना भैया जवाब। और सबसे पहले तो जवाब इंडियन एक्सप्रेस का दो, जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने अप्रैल माह में आपको पत्र लिख के सवाल पूछे थे, जवाब ही नहीं दिया मुख्यमंत्री जी। और फिर कह रहे कांग्रेस झूठे आरोप लगा। आरोप के बीच में दिग्विजय सिंह जी का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी। दिग्विजय सिंह जी ने सपोर्ट नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था, उसका जो स्पष्टीकरण है स्वयं दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी ने साथ बैठ के कहा। उन्होंने किसके लिए क्या शब्द कहे थे वो भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा। देखिए क्या, जब पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, कांग्रेस नवाचार के एक बड़े दौर से गुजर रही है, लगातार मजबूत हो रही है। जीतू पटवारी उमंग सिंगार के नेतृत्व में, हरीश चौधरी हमारे प्रभारी हैं, पालक के रूप में पार्टी को पोषण करने का कार्य कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ नेता, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, हमारी समकालीन पीढ़ी के नेता जो उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी के साथ के नेता है, जो चाहे कमलेश्वर जी हो, चाहे हमारे अरुण यादव जी हो, वरिष्ठ नेताओं में हमारे अजय सिंह जी हो, सब मिलजुल के पार्टी को मजबूत कर। तो जनसंपर्क और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो कभी वो पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, कभी उनके नेक्स्ट देख रहे हैं किधर आंखें जा रही हैं, कभी उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर कोई किसी के पास ऐसे खड़ा है तो उसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस जमाने में आप छोटी सी बात को तोड़ मरोड़ के आसानी से प्रस्तुत कर सकते हो, एआई और सोशल मीडिया का जमाना। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा, पार्टी में दीर्घ गंभीर नेता है। जो भी आक्षेप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए या मीडिया में जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने उसको पटाक्षेप कर दिया, जीतू पटवारी जी ने पटाक्षेप कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कहने के लिए। इस विधानसभा सत्र में ऐसा कौन सा विषय है जो चर्चा नहीं हो रही है और आप करना चाहते हैं? देखिए, इस विधानसभा सत्र में जो 20 तारीख से लगने वाला है, सबसे प्रमुख मुद्दा तो मुख्यमंत्री जी के परिवार का जमीन घोटाला। दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा मध्य प्रदेश के किसानों की बात, कि वो खाद से परेशान है, मूंग से परेशान है। मूंग में 25% तुलाई हो रही, जबकि जो नाफेड की और एनसीसीएफ की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जो कार्य मंत्रालय पूरा बनाया गया, अमित शाह बने, उन्होंने ये कहा था कि ईच पार्ट ऑफ ग्रेन विल बी प्रोक्योर्ड, यानी एक एक दाना खरीदा जाए। खरीदो भाई साहब। फिर 25% का क्लॉज पे लगा है। विधानसभा में मुद्दा उठेगा मुख्यमंत्री जी के परिवार का, किसानों का, महिलाओं के उत्पीड़न का। विधानसभा में मुद्दा उठेगा युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के रोजगार का। नीट में जिन बच्चों की जान गई मध्य प्रदेश के, उनका मुद्दा उठेगा। ये वो ज्वलंत प्रश्न है जो मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। ऐसी ट्रस्टों का मामला उठेगा जिनको कमतर दाम पे सरकार में की बेशकीमती जमीन दी गई। ये सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में उठेंगे आने वाले विधानसभा सत्र। अगर आप राजनीति में नहीं आए होते तो किस पेशे में आप देखते? मैं तो ऑलरेडी आईटी इंजीनियर था, नौकरी कर रहा था। मंदसौर गोली कांड हुआ तब मैं किसान संगठन से जुड़ा, कि मेरी पृष्ठभूमि किसानों की है। तो एक सी बात है, मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ और मैंने दूसरा अपने लिए कैरियर जो चुना था वो इंडियन आर्मी का था। तो जब हमारी इंजीनियरिंग पूरी हुई तो मैंने आर्मी का इंटरव्यू दिया था
रहा। मैं 21 SSB भोपाल का कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। अगर राजनीति में नहीं होता तो ये राजनीति में आपका सफर कैसा रहा बचपन से अभी तक और कैसा चलता आ रहा है? मेरा बचपन से लेके अब तक का सफर तो नहीं है राजनीति का ना। बचपन से लेके आदमी 12वीं तक पढ़ाई करता है, जी। फिर हमने इंजीनियरिंग की डिग्री करी, फिर IT सेक्टर में जॉब किया। के बाद लंबे समय तक मैं किसान संगठनों से जुड़ा रहा। कुछ वर्ष पूर्व मुझे कांग्रेस पार्टी में आने का अवसर मिला। पार्टी ने मुझे बीते 2 वर्षों में बहुत सम्मान दिया, बहुत सारा काम दिया। किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसे काम मिले, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम मिला। हमारे मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष मुकेश नायक जी के नेतृत्व में मैं प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे पार्टी में बहुत सारा काम मिला, और अब तक का मेरा सफर, चाहे वो किसान संगठनों के कालखंड का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कालखंड का हो, हमेशा हर दिन कुछ नया सीखने वाला दौर रहा है, जो एक युवा चाहता है। अगर कल कांग्रेस की सरकार बनती है तो 100 दिनों के अंदर में कौन सी सबसे बड़ी फैसला लेती है? ये अच्छा प्रश्न है, और आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 2028 में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आपने जैसा कहा कि 100 दिनों में हम क्या करेंगे, जी। तो हमारी 100 दिन की प्राथमिकता पहले से तय है। हमारी प्राथमिकता है किसान, जिसका की कर्ज माफ होना चाहिए, जिसका की बिजली का बिल पूरी तरह से साफ होना चाहिए, और उसको कमतर दाम पे खाद मिले, उसको गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, सस्ती बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले। ये कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी युवाओं के रोजगार की, ये हर हाथ को काम मिले। तीसरी प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के सुरक्षा की, सशक्तिकरण की। ये 3 प्राथमिकताएं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रहेंगी कि निवेश आए, रोजगार मिले, सरकारी विज्ञप्तियां जो खाली पड़ी है उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए, किसानों का जो बोझ है उसको कम किया जाए। किसान, महिला और युवा, ये 3 बड़ी प्राथमिकताएं कांग्रेस पार्टी की हैं, जो आने वाले 100 दिनों में सरकार जैसी बनती है। ऐसा क्या कारण है कि 2005 से अभी तक कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार नहीं बनी हुई है, और आप लोग का क्या प्लान है 2028 के लिए? ऐसा नहीं है कि 2005 आप अलग कह रहे हो। पिछला सबसे अंतिम चुनाव 2003 में हुआ था। 3 के बाद हमारी सरकार आज 26 तक है, तो उसके बीच में 18 में हमारी सरकार बनी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार है। वो अलग बात है कि तोड़ो जोड़ो की राजनीति करके सिंधिया जी जो है खरीद फरोख्त की राजनीति में उस तरफ चले गए और हमारी सरकार चली। लेकिन इन इतने वर्षों में कांग्रेस का एक वोट बैंक, हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, वो यथावत हमारा वोट बैंक मध्य प्रदेश में बरकरार है। उस परसेंटेज के अनुरूप कभी हम थोड़ा आगे होते हैं, थोड़ा पीछे होते हैं, और बहुत सारी सीटों जीत हार का अंतर बहुत कम है। लेकिन कारण कई होते हैं। कारण मनी पावर होता है, मसल पावर होता है। इसके बाद एक कारण जो वर्तमान परिदृश्य में है वो है चुनाव आयोग का पूरी तरह से भाजपा और संघ में विलय जाना। आज का चुनाव आयोग का वो तो संघ और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चलता है, संविधान से कहाँ चलता है। दतिया चुनाव का देख लो आप, आनंद फानंद में चुनाव घोषित कर दिया, 1 महीने में चुनाव होना है, रातों रात सदस्यता खारिज कर दी गई राजन भारती जी की। लेकिन वो निर्मला सबरे जी इतना लंबे कालखंड हो गया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जा रही, मीटिंग में जा रही है, पट्टा भी पहन रही है, का सस्पेंशन नहीं हुआ, वो अभी तक MLA है, उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई। बड़ा कारण ये है कि निष्पक्ष चुनाव कांग्रेस के समय जो होते थे वो आज चुनाव नहीं हो रहे। EVM मैनेज हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। इन तमाम कारणों से कांग्रेस पिछड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने कालांतर में उन चीजों से समझी। हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस की मैं बात करूं तो पहली बार है जब हमने ये स्वीकारा कि हाँ, गुटबाजी एक समस्या है। हमने ये स्वीकारा कि पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। हमने ये स्वीकारा कि हमारे संगठन में खामियां हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन की शुरुआत में मध्य प्रदेश में कहा। हमने अपनी कमियों को माना, और संगठन सृजन की जब से शुरुआत हुई, और ये जो युवा तरुणाई जो हमें नेतृत्व के तौर पर मिले, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार, इनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी नवाचार के एक नए दौर से गुजरी। हमने पहली बार एक साथ संगठन सृजन से 71 जिला अध्यक्ष बनाए। हमने पहली बार एक साथ 750 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की। हम पहली बार अपनी पार्टी को, पिछले दौर में हम ब्लॉक और मंडलम तक ले गए थे, इस बार हम पंचायत स्तर तक ले जा रहे हैं। पहली बार पंचायत कमेटी बन रही है, और केवल मूल कांग्रेस की पंचायत कमेटी नहीं बन रही, ये हर विभाग में, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रकोष्ठ हो, सब में पंचायत स्तर तक ले जा रहे हैं। पहली बार है कि पंचायत स्तर तक हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग 11 दिन की पचमढ़ी में रखी। इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम की कार्यकारिणी, सभी की ट्रेनिंग चल रही है। लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने ये महसूस किया कि पार्टी में संगठन को मजबूत करना होगा। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल सेटअप में, जहां उनके खाते में 10,000 करोड़ बने, तो खरीद फरोख्त की राजनीति जो चल रही है, उस दौर में संगठन में वैचारिक रूप से मजबूत लोगों को खड़ा कर, ये नवाचार कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, जिसके दम पे पुनः आपको दोहरा दूं कि 2028 में पार्टी का प्रत्याशी अकेला चुनाव नहीं लड़ेगा, संगठन चुनाव लड़ेगा। हमारा लड़ाई जो चुनाव की होगी 2028 में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन बनाम कांग्रेस के संगठन होगी, जहां प्रत्याशी की भूमिका उतनी होगी जो पूर्व में संगठन की। बहुत बहुत नमस्कार।